नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज हमने एक नई सीरीज़ शुरुआत करी है सोशियोलॉजी के लिए, और जो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए। सीरीज़ का नाम है अभय सीरीज़। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक मिनट लेना चाहूँगा आपका, माफ़ करना। देखो, साक्षात्कार को लेके ADV 51 के साक्षात्कार को लेके बहुत ही गहमा गहमी चल रही है। तो भैया एक बात समझ लो, ये साक्षात्कार होने वाला है, ठीक है। कुछ गैंग हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, उनके बहकावे में मत आओ। बात काम की ये कि भैया पढ़ लियो चुपचाप, तो काम बनेगा। ओके, शुरुआत करते हैं। देखो, हम डेली 10 नए कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उन पे बात करेंगे, और जो आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं बिना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ा रहा यहाँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट एम्पेरिसिज्म, अमूर्त अनुभववाद। देखो, सीधा सा अर्थ क्या है भाई, मोटे मोटे शब्दों में समझ लो कि जब कोई समाजशास्त्र की जो डेटा होता है ना, वो बिना किसी सिद्धांत के या फिर बिना किसी, कह सकते हैं कि बिना किसी एक प्रोसेस के तहत उसको संकलित नहीं किया गया हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अमूर्त अनुभववाद कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, C.W. मिल्स ने, और बुक का नाम क्या है इनकी का, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्या है बाउंड्री मेंटेनेंस। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, सीमा अनुरक्षण का। दिया किसने था भाई, ये मैंने लिखा है ना, वो पहले तो याद कर लेना है कि कॉन्सेप्ट किसका है। ओके, और ये बुक भी याद कर लेना है आपको। तो सीमा अनुरक्षण, देखो सीधे सीधे कहता क्या है, जैसे कोई सामाजिक प्रोसेस होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, वो क्या करती है कि भाई किसी भी सामाजिक प्रक्रिया में उसकी सिस्टम भी होता है और उसकी सीमा भी, एक बाउंड्री भी होती है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी ऐसी एक सिस्टम जो अपनी बाउंड्री को बनाते हुए, अपने नियमों को बनाते हुए, उसको बैलेंस करते हुए, भाई दूसरा वाला भी जो सीमा है, दूसरे वाले की जो सीमा है, दूसरे वाला भी जो बैलेंस है, दोनों को साथ में लेके चले, तो उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री मेंटेनेंस। एग्जाम्पल से समझ जाओगे आराम से। जैसे देखो, कोई टोल प्लाजा वाला है, वहाँ पे एक कार आई और उसको अपना टोल कटवाना है, तो क्या हुआ, टोल वाले ने टोल काट दिया तो क्या हो गया, एक सीमा हो गई, एक बाउंड्री हो गई, एक संतुलन हो गया। और सीमा क्या है कि जो बैरियर लगा है वो वहीं रुक गई, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो नियमों का पालन भी कर रहा है, जो कार वाला है वो उस ब्रेकर से बाहर भी नहीं जा रहा। तो देखो, नियम किसके हैं, सरकार के। और व्यक्तिगत और समाज का नियम क्या है, खुद का व्यक्तिगत नियम क्या है कि वो उस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा रहा, तब तक वो अपना टोल ना पूरा फिल कर दे। तो क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीमा से बाहर नहीं जाना है व्यक्ति को, उसी नियम और परंपरा में रहते हुए, बैलेंस करते हुए अपने कार्य को करते जाना है। क्योंकि टोलकोट पार्सन क्या है कि फंक्शनलिस्ट हैं, तो वो उसी तरह से सोचते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट तो है ही, ये क्या है, टेक्नो कैपिटलिज्म, प्रावैधिक पूंजीवाद। देखो, सीधी सी बात है कि आजकल के AI के ज़माने में, आजकल तो AI का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो समझ सकते हो कि पूंजीवाद का देखो एक नया स्वरूप है, एक नई फॉर्म है कैपिटलिज्म की। जैसे नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या शेयर मार्केट में फंड्स को जनरेट करते हैं, अपनी शेयर्स खरीदते हैं इक्विटी के माध्यम से, या फिर नई करेंसीज के फॉर्म आ रहे हैं, बिटकॉइन आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है वो क्या है, वही तो है। अरे बात सीधी साफ है कि तकनीकी के द्वारा जो पूंजीवाद का जो नया रूप आया है, उसको ही तो कहते हैं टेक्नो कैपिटलिज्म। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, याद रखना है अपने को, केल्नर ने दिया है। नेक्स्ट क्या है, डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट, आपने क्रिमिनोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा। देखो, अपचारी, ये थोड़ा सा तत्सम शब्द है, इसका हिंदी शुद्ध क्या है, अपचार मतलब अपराधी। बहाव क्या है, बिहेवियर, अपराधी व्यवहार। इंग्लिश क्या है, डेली, लेकिन समाजशास्त्र वाली भाषा में क्या लिखा जाता है, अपचारी बहाव, ठीक है। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी नॉर्म्स का अर्थ निकाले, अरे जब अपने अनुसार जो कानून है या फिर जो सामाजिक नियम हैं
उनको अपने ढंग से परिभाषित करे कि भाई ये अर्थ है, मैं इस कानून को इस तरह मानता हूँ, मैं कानून के अनुसार नहीं मानता इस चीज़ को, तो वो क्या है, अपचारी बहाव है, डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, डेविड मार्जा ने। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो कई सारे एग्जाम में आ गए हैं और आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रेजेंट में है, व्यवहारिकता में है। ओके, चलो 5वां कॉन्सेप्ट क्या है, इकोलॉजिकल फॉल्सी। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत भाई, मोस्ट है, बहुत उम्मीद है इसकी। पारिस्थितिकी भ्रांति, देखो क्या होता है कि एक मोटे मोटे शब्दों में अगर इसको समझें हम, तो इसमें ना भौगोलिक एरिया जिसमें मनुष्य काम करता है, लेकिन लगता तो है कि वो सही है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो वो एक भ्रम है उसका। जैसे मान लो, उसको कैसे समझ सकते हैं कि एक पुलिस ने एक डेटा बनाया, ठीक है, उसमें क्या हाँ बताया कि भाई जो बेरोजगारी की दर होती है, जो रेट होता है एम्प्लॉयमेंट का, और जो अपराध होता है, वो एक तह तक तो सही है, लेकिन जब छोटे से एरिया में हम इसको अप्लाई करते हैं, इस डेटा को अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि भाई क्या ये सही है छोटे से एरिया में, लेकिन ये बात छोटे से एरिया में लागू नहीं होती है। तो उस एरिया के लिए क्या हो गई है, इकोलॉजिकल फॉल्सी। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, WS रॉबिन्सन ने। ओके, याद रखेंगे इसको। छठा, कई बार क्वेश्चन आ गया है, लेकिन थोड़ा सा इसका अर्थ हमें जानना जरूरी है। एटोमिस्टिक फैमिली का क्या है कि सबसे छोटा ऐसा परिवार होता है या लघु परिवार होता है जो पति पत्नी या उनके द्वारा अविवाहित संतान जो होती है उनके द्वारा जो बनाया गया होता है। देखो कुछ इसी तरह नाविक परिवार का ही दूसरा नाम है आणविक परिवार, एटोमिस्टिक फैमिली। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, जिमरमैन ने। और बुक कौन सी थी इनकी, फैमिली एंड सिविलाइजेशन। भाई आता है, याद रखना है आपको। 7th, फॉल्सिफिकेशन, मिथ्याकरण। ये क्या है, बात सीधी साफ है कि जो हाइपोथेसिस, जो सिद्धांत बनते हैं विज्ञान में, उनको परीक्षण करके हम दोबारा से असत्य कर देते हैं भाई, तभी तो एक नए सिद्धांत का जन्म होगा। ठीक है, तो वो क्या है, फॉल्सिफिकेशन है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्ल पॉपर ने। ये पिछले ADV में आया भी है। ये जो हाइपोथेसिस है ना, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ इनके ना शब्द मैटर करते हैं। देखो वर्किंग हाइपोथेसिस और वैकल्पिक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क होता है। कार्यकारी उपकल्पना किसको कहते हैं, किसी अनुसंधान के विषय में प्रारंभिक इनिशियल जो हमारे जो अनुमान होते हैं ना, प्रिडिक्शन होती है, इनिशियल प्रिडिक्शन होती हैं, उसको क्या कहते हैं, ये वाला शब्द आपको याद रखना है, प्रारंभिक अनुमान। बस यहाँ तक। तो ये परिभाषा पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सी परिकल्पना की, उपकल्पना की, प्राकल्पना की परिभाषा है। तो प्रारंभिक अनुमान जहाँ हमें वर्ड दिखा वो कहाँ आएगा, वर्किंग हाइपोथेसिस में। क्लियर है। 9th क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये इसका भी वर्ड मैटर करता है। जब नल हाइपोथेसिस, जब शून्य उपकल्पना के बाद जो परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, अरे बात सीधी साहब, जब शून्य परिकल्पना को ना नहीं मानते और उसके बाद जिस उपकल्पना को जब हम मानते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वैकल्पिक। थोड़े से वर्ड्स में कमी है ये मैं, लेकिन इसको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब शून्य जो नल हाइपोथेसिस होती है, जब हम उसको नहीं मानते तो हम किसको मानेंगे, जो जिसको मानेंगे वो कौन सी होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, ठीक है। लास्ट क्या है, इटेरोजेनेसिस, चिकित्सक जनित व्याधियाँ। अरे जैसे मान लो कोई ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर से कोई गलती हो गई या फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया, दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, इटेरोजेनेसिस। ठीक है, तो और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इवान इलिच ने। और कौन सी बुक में, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, मेडिकल नेमेसिस। ठीक है, 10 कॉन्सेप्ट हैं, डेली आते रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्लीज़ इनका रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट डे। जय हिंद।